हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय है नहीं, तो आप लोग जितना भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी पढ़ना है उसे समझ के साथ अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम चैप्टर 4 जो है उसे कंप्लीट करेंगे। हमने इससे पहले दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ा था, किसने किसने दिल्ली पे शासन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य। अब हम मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था। कब किया था? मुगलों ने अपने राज्य का विस्तार जो है कब शुरू किया था? तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध से, ठीक है। और जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्थापना कब हुई थी, यानी उसकी शुरुआत जो है दिल्ली सल्तनत की वो कब हुई थी? तो 13वीं सदी से, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद 16वीं सदी के उत्तरार्ध से आपके मुगल साम्राज्य जो है इसका विस्तार होना शुरू हो गया था, ठीक है। दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था। कहाँ से किया था इन्होंने अपने राज्य का विस्तार? जो मुगल थे अपने राज्य का विस्तार कहाँ से शुरू किया था? तो दिल्ली और आगरा से। क्लियर है? के बारे में बताया गया था। जो दिल्ली पे सबसे अंतिम शासक थे वो कौन थे? वो लोदी वंश के थे, जो थे बहलोल लोदी। और इनका शासन जो था वो 1451 से 1526, ठीक है। ये दिल्ली पे अंतिम समय था जब लोदी वंश जो है वो शासन किए थे। इसके बाद आया था हमारा मुगल साम्राज्य, जो 16वीं सदी से शुरू हुआ था। और इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार जो है उसकी शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत की थी? तो दिल्ली और आगरा से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार यानी राज्य को आगे बढ़ाना जो है वहीं से शुरू किया। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 16वीं सदी में क्या किया इन्होंने? दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना यानी बढ़ाना जो है, फैलाना, वो शुरू किया। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पे इन्होंने क्या किया? अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते थे? जो भारत के प्रधानमंत्री वो कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं स्वतंत्रता दिवस पे? तो मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले। जो दिल्ली का लाल किला है वो पहले क्या था? वो मुगल शासकों के निवास स्थान था। मुगल शासक वहां पे रहते थे, वो उनके निवास का स्थान था, ठीक है। दिल्ली का लाल किला। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर का जन्म जो है वो 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर जो थे ये प्रथम मुगल सम्राट थे। बाबर कौन थे? ये प्रथम मुगल सम्राट थे जिसने शासन किया था। इन्होंने कब से कब तक किया था? तो 1526 से 1530 तक इनका जो शासन है वो चला था। क्लियर है? इनका जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। उसके पिता जो थे वो फरगाना राज्य के एक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, वो क्या थे? वो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। और जब बाबर ने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, जब वहां पे वो राजा वहां पे घोषित हुए, तब उस समय उसकी उम्र जो थी वो केवल 12 वर्ष ही थी। क्लियर है? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। क्या क्या था? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना, बाबर ने
मुगल वंश की जब स्थापना की थी तो उसके साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी। यानी बाबर मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ पद पातशाही की भी स्थापना की थी। अब ये होता क्या है पद पातशाही, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। ये जो शासक होते थे उसे बादशाह कहा जाता था। ठीक है, किसने किया था ये? तो बाबर ने। क्लियर है? सबसे प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे। इनका शासन कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 तक। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगाना नामक एक छोटे राज्य के शासक थे। और उसके बाद उसका पुत्र यानी बाबर जो थे वो 1494 में फरगाना राज्य के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया। यानी उन्हें वहाँ शासन करने का मिल गया, वो उत्तराधिकारी वहाँ पे घोषित हो गए। और उस समय जो थी उसकी उम्र जो थी वो केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, अब बाबर जो थे वो मुगल वंश की स्थापना, यानी इन्होंने जब मुगल वंश का स्थापना किया उसके साथ ही साथ उन्होंने पद पातशाही का भी स्थापना की। ठीक है, यानी जो पद मिल रहा है, जो शासक है उसे बादशाह कहा जाएगा। जो भी शासक होगा, कहीं के भी शासक है, उसे बादशाह कहा जाएगा। तो क्लियर है, मुगल साम्राज्य जो है वो प्रथम मुगल सम्राट बाबर है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1507 में क्या किया था इन्होंने? बादशाह की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर कौन था? मुगल बादशाह, सबसे पहले शासन करने वाला, ठीक है, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? इसके पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा था, जो फरगान नामक एक छोटे राज्य के शासक थे। और फिर उसी फरगान राज्य के ये उत्तराधिकारी बन गए। उस समय इनकी उम्र जो थी वो सिर्फ 12 वर्ष के थे। क्लियर है? नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया था? तो 5 बार किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान, जो बाबर का भारत के विरुद्ध जो प्रथम अभियान था वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? तो यूसुफ जाति के विरुद्ध था प्रथम अभियान, जो भारत के लिए बाबर ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का, यानी तोपों का प्रयोग किया था। किस युद्ध में किया था? सर्वप्रथम तो पानीपत के युद्ध में किया था। और ये तुगलमा युद्ध नीति जो है ये क्या है? तुगलमा युद्ध नीति, तो इसका अर्थ होता है पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों, ठीक है, यानी कि बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करना। उसकी पूरी सेना जो होती थी उसको विभिन्न इकाई, यानी कि बाएं में, दाएं में और मध्य भागों में उसे विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे भाग में विभाजित करना। इससे क्या होता था? दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जाता था, ताकि दुश्मन को चारों ओर से घेरा जा सके। ठीक है, वो होता है आपका तुगलमा युद्ध नीति। क्लियर है? तुगलमा युद्ध नीति पूरी सेना को ठीक है इकाइयों में क्या किया जाता था? बांट के, जैसे बाएं, दाहिने में या फिर मध्य में सभी तरफ विभाजित कर दिया जाता था, ताकि चारों तरफ से जो सेना होती थी उसे घेरा जा सके। क्लियर? और तोपखाने का भी प्रयोग किया था सर्वप्रथम कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्लियर है? तब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने यानी कि तोपों का प्रयोग किया था। उस्ताद अली
एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। तो बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली, जो कि एकदम उस्ताद थे निशानेबाजी में, और मुस्तफ़ा, ठीक है, ये दोनों जो थे निशानेबाजी में प्रसिद्ध थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, एक उस्ताद अली और एक मुस्तफ़ा, जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था तो उसमें भी भाग लिया था इन्होंने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कि कौन जीता था इस युद्ध में? बाबर जीता था, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी जो थे वो हारे थे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। ये मध्यकाल का प्रथम शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध स्थल में यानी युद्ध के दौरान वो मारा गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। जो युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक यानी बारूदों का जो उपयोग होता था युद्ध में, वो भारत में कब लाई गई? जब भारत पूछता है तो वो 14वीं शताब्दी में ये तकनीक लाई गई थी भारत में। युद्ध में पहली बार तोप और गोलाबारी का प्रयोग कब हुआ था? युद्ध में पहली बार, और किस युद्ध में हुआ था? ठीक है, तो ये पानीपत के युद्ध में हुआ था सबसे पहली बार, और तोप और गोलाबारी का प्रयोग हुआ था आरंभिक 16वीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो बाबर ने मुगल के प्रथम शासक थे, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में युद्ध में पहली बार तोप और गोलाबारी का प्रयोग हुआ था। बाबर ने किया था इसका प्रयोग। किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था इसका प्रयोग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आग्नेयास्त्रों के लिए बारूद का प्रयोग सबसे पहले किन प्रदेश में हुआ था? अब आग्नेयास्त्रों के लिए बारूद का प्रयोग किस प्रदेश में हुआ था? तो वो गुजरात में, मालवा में और दक्कन में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले अगर भारत का पूछता है युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद तकनीक सबसे पहले भारत में कब हुआ था? तो 14वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। 14वीं शताब्दी में ये तकनीक जो है, ये जो एक तकनीक था, ये जो एक आइडिया था कि बारूद का प्रयोग हो, ये तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। और युद्ध में पहली बार तोप और गोलाबारी का प्रयोग कब हुआ था? तो आरंभिक युद्ध में अगर पूछता है युद्ध में कब हुआ, तो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी मतलब मुगल साम्राज्य, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना, मतलब बाबर जो मुगल के प्रथम शासक थे। क्लियर है? और किसने किया था तोपों का उपयोग सबसे पहली बार? तो बाबर ने किया था। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। कौन जीता था? बाबर जीता था, और इब्राहिम लोदी जो है वो हार गया था। वो पहले ऐसे शासक थे मध्यकाल के जिसने युद्ध क्षेत्र में अपना जीवन त्यागा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। आग्नेयास्त्र के लिए बारूद का प्रयोग सबसे पहले किन प्रदेश में हुआ था? तो गुजरात में, मालवा में और दक्कन में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, मुगल उत्तराधिकार के लिए शहदायाद और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। क्या करते थे मुगल लोग? उत्तराधिकारी के लिए, यानी कि मुगल का शासक जो है उसके बाद कौन बनेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए वो लोग शहदायाद और तैमूर वंश की जो प्रथा होती थी उसे अपनाते थे। यानी कि वो लोग जिस तरीके से उत्तराधिकारी को चुनते थे, अब मुगल भी उसी तरीकों को अपनाने लगे थे। तो शहदायाद क्या है? जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। यानी कि जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन क्या किया जाता है? जितने भी उसके पुत्र हैं उन समस्त पुत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तैमूर वंश की प्रथा को वो लोग अपनाते थे। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। अब मुगल क्या करते थे? वो जो ज्येष्ठाधिकार के नियम होते थे उस पे विश्वास नहीं करते थे। यानी कि ज्येष्ठाधिकार मतलब जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठाधिकार मतलब जिसमें ज्येष्ठ पुत्र जो होता था
वो अपने पिता के बाद उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा पुत्र जो होता था। तो मुगल लोग ये जो नियम थे वो लोग के कि बड़े पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा, इस नियम को वो लोग नहीं मानते थे, वो इस नियम पे विश्वास नहीं करते थे। उनका क्या मानना था, वो तैमूर और शहदायाद वंश की जो प्रथा थी उसे अपनाते थे, यानी कि सभी पुत्रों में बराबर बांट देना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो थे वो क्या कहलाए। अब मुगल की सेवा में यानी कि मुगल वंश के समय उनकी सेवा में जो भी नौकरशाह आए वो क्या कहलाए, तो वो मनसबदार कहलाए थे। इस शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्हें कई सरकारी हैसियत पद मिलता है या मुगल द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। ठीक है, इसके जरिए क्या किया जाता था, मुगल द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी और इसके जरिए वो लोग पद यानी कि एक पद दे देना और वेतन एक फिक्स कर देना और सैन्य उत्तरदायित्व यानी कि एक सैनिक की यानी पूरी जो सैनिक होती थी उसका उत्तरदायित्व यानी उसका जितना कुछ जो भी उसको जरूरत है, कुछ भी चाहिए, टोटल सब उत्तरदायित्व जो है वो निर्धारित करता था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, पद और वेतन का निर्धारण जो है वो किस पर निर्भर होता था। पद और वेतन का निर्धारण यानी कैसा पद मिलना चाहिए, वेतन कैसा मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, इसका जो निर्धारण है वो आपकी जात और जात की संख्या पे यानी जात की कितनी संख्या है, उस जात की संख्या कितनी है उस पे निर्भर करता था वेतन और पद। क्लियर है। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, यानी कि जितना ही ज्यादा जात की संख्या होगी उतना ही उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक बढ़ता था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मुगल की आमदनी के प्रमुख साधन क्या थे। अब जो मुगल थे उसके आमदनी का यानी उसके इनकम का साधन क्या था, किस तरीके से वो इनकम यानी आमदनी जो है वो करते थे। तो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व यानी कि जो भी किसान उपजाते थे, जो भी उनका उपज होता था उससे जो राजस्व मिलता था वो होता था इसके आमदनी का प्रमुख साधन। अधिकतर स्थान पे क्या होता था, किसान जो होते थे वो मुखिया को यानी ग्रामीण कुलीनों या फिर स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। क्या करते थे किसान, वो मुखिया को देते थे या फिर वहां के जो सरदार होते थे गांव के उसको वो राजस्व देते थे और उनके द्वारा मतलब वो बीच के एक माध्यम थे। ठीक है, उनके द्वारा क्या होता था, फिर मुगलों को राजस्व जो है वो दिया जाता था। क्लियर। तो मुगल एक ही शब्द यानी कि सरदार हो या मुखिया है उनके लिए एक ही शब्द का उपयोग करते थे, मुगल जमींदार शब्द का। उनका काम था जमींदारों से उस राजस्व को लेना, एकत्रित करना। ठीक है, और जमींदार का यानी कि मुखियाओं का या सरदार का काम था सभी से राजस्व को इकट्ठा करना, जितने भी किसान हैं उससे राजस्व इकट्ठा करना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जागीर। जागीर किसे कहते थे, तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। क्या होता था, मनसबदार जो था वो अपना वेतन किस प्रकार से पाते थे, तो राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में, मतलब जो भी राजस्व एकत्रित करता था जिस भी भूमि से उसके रूप में वो लोग वेतन पाते थे, उन्हें ही जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को क्या दी गई थी, अपनी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के बाद, तो खानवा की युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। ठीक है, किसमें हुआ था, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था और
खानवा के युद्ध में विजय के बाद ही बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने जीता था। किसके बीच हुई थी? बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। कब हुई थी? 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुई थी। और युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि जो है वो धारण की थी। 48 वर्ष की आयु में, जब बाबर 48 वर्ष के आयु के हो गए थे, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। ठीक है। प्रारंभ में बाबर को तो यानी कि उनके शव को आगरा में आराम बाग में ही दफनाया गया था। उसकी मृत्यु, बाबर की मृत्यु तो आगरा में हुई थी। तो प्रारंभ में बाबर के जो शव थे उसको आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया था, लेकिन बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पे दफनाया गया। यानी कि उस समय बाबर जो है वो पहले से डिसाइड कर लिए थे कि मैं जब मरूंगा तो मुझे कहाँ दफनाया जाएगा, मेरा पसंदीदा जगह यहाँ है, मुझे यहीं पे दफनाना। तो उस समय तो जब डेथ किए वो, जब उनके उस समय उसके शव को जहाँ वो वहीं पे दफना दिया गया उनको। लेकिन बाद में उनके इच्छा के अनुसार, यानी उनका जो इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मुझे वहाँ दफनाना, ठीक है, काबुल में जाके दफनाना, उस इस स्थान पे दफनाना उनका पसंदीदा जगह था। उन्हें मन, यानी कि पहले के लोग समझ लीजिए कि वो लोग मरते थे तो भी अपनी जगह को चुन लेते थे कि मुझे यहीं पे दफनाना, ये जगह मुझे बहुत पसंद है, मुझे शांति मिलेगी यहाँ। तो उनके द्वारा बोला गया जो जगह था काबुल में, उसी जगह पे उन्हें फिर से दफनाया गया। क्लियर है? बाबर ने अपनी आत्मकथा, अब बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो स्वयं बाबर ने की थी। बाबर द्वारा रची गई थी उनकी आत्मकथा बाबरनामा। ठीक है। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का क्या फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने अनुवाद किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किस भाषा में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में किया था। अब जो इनकी आत्मकथा जो थी बाबरनामा, इस बाबरनामा में औपचारिक बागों की योजना, औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में उनकी रुचि, ठीक है, योजना और इस बाग को बनाने में जो उसकी रुचि थी, ठीक है, इसकी जो रुचि थी उसका वर्णन किया गया था। अक्सर ये बाग जो थे वो क्या दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग जो है कहलाते थे। क्यों 4 बाग कहलाते थे? तो 4 हिस्सों में बटे होने के कारण। ठीक है। औपचारिक बाग योजना जो है ये किसमें देखने को मिला था? तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में। क्लियर है? बाबरनामा में देखने को मिली थी। और ये जो योजना थी औपचारिक बागों की, ये योजना उनके बनने में अपनी रुचि का वर्णन करता था। यानी कि उनके बनाने में अपनी रुचि, यानी बाबर की ये रुचि थी, ये इच्छा थी। 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी, इसकी शुरुआत, अब ये तो इनकी इच्छा थी, बाबर की इच्छा थी, लेकिन 4 बाग जो बनाने की जो शुरुआत है, जो परंपरा थी, इस परंपरा की शुरुआत जो है वो अकबर के समय से हुआ। अकबर के समय से हुआ था। ठीक है। तो ये 4 बाग योजना जो था, यानी कि औपचारिक बाग बनाने की योजना, ये बाबर की इच्छा थी, विचार थे, लेकिन इस परंपरा की जो शुरुआत है, यानी 4 बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत है, वो अकबर के समय से हुई थी। क्लियर है? तो आज इतना ही। कल की क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे, यानी कि बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमें शेर शाह के बारे में भी जानना है, अकबर के बारे में जानना है, तो आगे और भी है इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।